हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे औसत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता। उपयोगिता को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 कुल उपयोगिता, नंबर 2 सीमांत उपयोगिता, नंबर 3 औसत उपयोगिता। उपभोग की क्रिया में पहली इकाई के उपभोग से लेकर अंतिम इकाई के उपभोग तक प्रत्येक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता का योग ही कुल उपयोगिता होगी। यदि कुल उपयोगिता को उपभोग की गई इकाइयों की संख्या भाग दे दें तो हमें औसत उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी तथा इस उपभोग की क्रिया में वस्तु की किसी इकाई से मिलने वाली उपयोगिता अथवा उस इकाई के उपभोग के कारण कुल उपयोगिता में हुई वृद्धि ही सीमांत उपयोगिता है। बोल्डिंग के अनुसार वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह वृद्धि है जो कि उपभोग में एक इकाई की वृद्धि के फलस्वरूप होती है। उदाहरण के लिए, यदि रोटी की पहली इकाई से 14, दूसरी से 12 तथा तीसरी से 10 उपयोगिता मिले तो इन तीनों इकाइयों से कुल उपयोगिता 36 होगी। कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध को सारणी नंबर 1 में प्रदर्शित किया गया है। अब यदि चौथी रोटी के उपभोग से कुल उपयोगिता बढ़कर 45 हो जाए तो चौथी रोटी की सीमांत उपयोगिता 45 - 36 = 9। 45 - 36 = 9 होगी। गणितीय भाषा में सीमांत उपयोगिता को इस प्रकार से स्पष्ट किया जाता है, किसी भी इकाई से मिलने वाली उपसीमांत उपयोगिता उससे प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता तथा उस संख्या से एक कम इकाई से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता का अंतर है। इस प्रकार NB की सीमांत उपयोगिता MUN = TUN - TUN - 1। चूँकि प्रत्येक इकाई के उपभोग के कारण कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि सीमांत उपयोगिता है, इसलिए कुल उपयोगिता TU वक्र के प्रत्येक बिंदु पर ढाल उससे संबंधित उपभोग की गई वस्तु के लिए सीमांत उपयोगिता प्रदर्शित करेगा। नोट: सीमांत उपयोगिता की धारणा का सबसे पहले प्रतिपादन वान वीजर ने किया। कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध। कलम की इकाइयाँ: उपयोगिता, कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता।
उपयुक्तता कलम की इकाइयाँ कितनी है 5, उपयोगिता कितनी है पहली की 8, 5, 1, 0, -1, तो 8, दूसरे में 8 + 5 कर दें 13, 13 में +1 कर दें 14, 14 में +0 कर दें 14, 14 ये माइनस यहाँ पर 14 माइनस 13 आ जाएगी। औसत उपयोगिता 8 रहेगी, फिर 13 की आधी कर जाएगी 14, सॉरी 6.5, 4.67, 3.5, 2.58। सीमांत उपयोगिता सारणी बना लीजिए। इस सारणी को यदि ध्यान से देखें तो पाएंगे कि कुल उपयोगिता में बढ़ने की प्रवृत्ति तीसरी इकाई तक है तथा उपयोगिता का स्तर वहाँ तक आ जाता है जब चौथी इकाई से मिलने वाली उपयोगिता अनुपयोगिता में परिवर्तित हो गई है, क्योंकि पाँचवीं से मिलने वाली उपयोगिता ऋणात्मक है। तीनों इकाइयों से प्राप्त औसत उपयोगिता 36/3 = 12 होगी, पर यदि हम विचार करें तो पाएंगे कि कुल उपयोगिता क्रमशः बढ़ती जाती है। इसमें घटने की प्रवृत्ति अधिकतम संतुष्टि की स्थिति के बाद प्रारंभ होती है, पर यह ऋणात्मक नहीं है। दूसरी ओर सीमांत उपयोगिता उपभोग की क्रिया के साथ क्रमशः घटती जाती है और अधिकतम संतुष्टि के स्तर पर पहुंचकर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। सीमांत उपयोगिता शून्य तथा ऋणात्मक भी हो सकती है। दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध यह है कि संतुष्टि के अधिकतम स्तर पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तथा इस बिंदु के बाद जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। इस रेखा चित्र में दोस्तों ये डायग्राम बनेगा, इसमें देख लीजिए आप, इसी को वेरीफाई करेंगे। इस रेखा चित्र में TU वक्र कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी तथा MU वक्र सीमांत उपयोगिता प्रदर्शित करती है। TU के देखने से स्पष्ट है कि बिंदु E पर कुल उपयोगिता अधिकतम है, इसके बाद इसमें गिरावट प्रारंभ हो जाती है। रेखा चित्र से स्पष्ट है E बिंदु पर TU का ढाल शून्य है, इसलिए सीमांत उपयोगिता MU उस स्थिति में शून्य है। स्पष्ट है जब TU अधिकतम होगी उस समय MU न्यूनतम होगी। यही पूर्ण संतुष्टि का बिंदु होगा। वक्र के देखने से एक बात और स्पष्ट है, शुरू में दूसरी इकाई तक या नति परिवर्तन बिंदु F तक तो MU बढ़ रही है, उसके बाद उसमें गिरावट प्रारंभ हो गई है
उल्लेखनीय है कि यदि टीयू वक्र F बिंदु से शुरू हो अर्थात वक्र का अवयव भाग नहीं हो तो MU वक्र केवल नीचे गिरती हुई होगी, अर्थात TU से शुरू होगी, OT भाग नहीं प्रदर्शित होगा। TU वक्र के देखने से यह भी स्पष्ट है कि F बिंदु तक कुल उपयोगिता बढ़ती दर से बढ़ रही है, इसके बाद कुल उपयोगिता गिरती दर से बढ़ रही है। F बिंदु को नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। डायग्राम एक बार फिर से देख लीजिए। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। उपयोगिता की व्याख्या करते समय इस ओर संकेत किया गया कि उपभोग की क्रिया के बढ़ने के साथ साथ सीमांत उपयोगिता क्रमशः गिरने लगती है, पर वहाँ यह स्पष्ट नहीं किया गया कि ऐसा क्यों होता है। इसी का अध्ययन हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत करेंगे। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उपभोग का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम फ्रेंच अर्थशास्त्री गॉसन ने किया, इसलिए इस सिद्धांत को जेवंस ने गॉसन का प्रथम नियम कहा। विलियम स्टैनले जेवंस पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मूल्य निर्धारण के संबंध में इस नियम का प्रयोग किया, पर बाद में प्रोफेसर मार्शल ने इसका समर्थन किया तथा उसे और विकसित किया। मार्शल के अनुसार अन्य बातों के समान रहने पर किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु के स्टॉक की वृद्धि होने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है वह वस्तु की मात्रा की प्रत्येक इकाई के साथ घटती जाती है, या जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते जाते हैं उसकी उत्तरोत्तर इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः कम होती जाती है। उसकी उत्तरोत्तर कम होती जाती है। मार्शल की इस नियम की परिभाषा से ऐसा ज्ञात हो सकता है कि उपभोग प्रारंभ करने के बाद कुछ समय तक सीमांत उपयोगिता में वृद्धि हो, पर एक निश्चित सीमा के बाद सीमांत उपयोगिता निश्चित रूप से घटेगी। इस बात की ओर संकेत करते हुए बोल्डिंग के अनुसार जब कोई उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है तो अधिक उपभोग में लाई जाने वाली वस्तु की सीमांत उपयोगिता अंत में अवश्य घटती है।
नियम के और अधिक स्पष्टीकरण तथा रेखाचित्र के माध्यम से प्रदर्शन के लिए यदि हम सारणी नंबर 1 पर विचार करें तो पाएंगे कि सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती गई है और यहाँ तक कि चौथी इकाई से मिलने वाली उपयोगिता शून्य हो जाती है तथा इसके बाद पाँचवीं इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। रेखाचित्र 1.1 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे वस्तु की इकाइयों का उपभोग बढ़ता गया है उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती गई है और जब वस्तु की 5 इकाइयाँ उपभोग में आ जाती हैं तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। सीमांत उपयोगिता में घटने की प्रवृत्ति के कारण अब प्रश्न यह उठता है कि सीमांत उपयोगिता क्यों घटती है। इसके प्रमुख रूप से निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। नंबर 1, मनोवैज्ञानिक आधार। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वेबर के सिद्धांत पर आधारित है जो यह प्रतिपादित करता है कि बाहरी उत्तेजकों के प्रति मनुष्य की प्रतिक्रियाओं की तीव्रता क्रमशः कम होती जाती है। उपभोग की क्रिया में उपभोग में लाई जाने वाली वस्तु बाहरी उत्तेजक है तथा उससे मिलने वाली उपयोगिता उसकी प्रतिक्रिया जिसका घटना उक्त नियम के अनुसार स्वाभाविक है। नंबर 2, प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ण संतुष्टि की संभावना। बोल्डिंग ने इस बात का उल्लेख किया कि सीमांत उपयोगिता के घटने की प्रवृत्ति का आधार यह है कि प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ण संतुष्टि संभव है। अब यदि हम किसी आवश्यकता को पूर्णतया संतुष्ट करने की क्रिया में आगे बढ़ें और जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि पूर्ण संतुष्टि का द्योतक शून्य उपयोगिता होती है। तो शून्य की ओर बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता क्रमशः घटे जैसा कि चित्र नंबर 1.1 से स्पष्ट है कि हम जैसे जैसे सीमांत उपयोगिता अमीयों पर पूर्ण संतुष्टि बिंदु की ओर अग्रसर होते हैं सीमांत उपयोगिता घटती गई है। इस प्रकार आवश्यकता की पूर्ण संतुष्टि की संभावना
सीमांत उपयोगिता के ह्रास का कारण हुई। नंबर 3, वस्तुओं का परस्पर पूर्ण स्थानापन्न न होना। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार सीमांत उपयोगिता में घटने की प्रवृत्ति का एक और कारण यह है कि उपभोग की वस्तुएं एक दूसरे की स्थानापन्न नहीं है। वस्तुओं को एक निश्चित अनुपात में ही प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए यदि एक को स्थिर कर दिया जाए और दूसरे को ही निरंतर बढ़ाया जाए तो उचित अनुपात के अभाव में दूसरी वस्तु की उपयोगिता घटनी शुरू हो जाएगी। उदाहरण, यदि भूख की संतुष्टि के लिए रोटी तथा मक्खन का एक निश्चित अनुपात हो और हम रोटी की मात्रा स्थिर कर दें, केवल मक्खन का ही प्रयोग बढ़ाएं, तो मक्खन की उपयोगिता निश्चित रूप से घटेगी। बामल ने इस नियम के लागू होने की व्याख्या एक और आधार पर की है। उनके अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास एक ही वस्तु है तो वह उसे उपयोग में लगाएगा जिससे उसे अधिकतम उपयोगिता मिले। यदि वस्तु की एक और इकाई मिल जाए तो वह उसे उस उपयोग में लगा पाएगा जिसमें उसे पहले से कम उपयोगिता मिले। यही क्रम चलता रहेगा। स्पष्ट है कि जैसे जैसे उस व्यक्ति के पास उस वस्तु की मात्रा बढ़ती जाएगी उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाएगी, क्योंकि वह वस्तु को क्रमशः कम उपयोगिता देने वाले उपयोगों में लाएगा। सीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताएं। नंबर 1, उपभोग की क्रिया निरंतर चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फल की एक इकाई प्रातःकाल ली जाए तथा दूसरी इकाई रात्रि में। नंबर 2, उपभोग में आने वाली वस्तु की प्रत्येक इकाई गुण, परिमाण, स्वाद, बनावट आदि में समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोटी की पहली इकाई तो जैसे जौ की हो, दूसरी इकाई गेहूं की और तीसरी मक्खन युक्त। नंबर 3, उपभोग की लंबी अवधि में उपभोक्ता की आय, रुचि, आदत आदि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नंबर 4, उपभोग की अवधि में उपभोक्ता की मानसिक स्थिति समान रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 रोटियों को खाने के बाद वह शराब पी ले। नंबर 5, उपभोग की क्रिया की अवधि में वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। स्पष्ट है कि यदि पहले एक केले के लिए 30 पैसा देना पड़े, पर यदि 2 केला खाने के बाद केला का दाम 10 पैसा हो जाए तो उपयोगिता में वृद्धि होगी। वस्तु की स्थानापन्न वस्तु का मूल्य भी अपरिवर्तित रहना चाहिए। चैपमैन ने यह कहा कि नियम के लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि वस्तु की उचित इकाइयों का प्रयोग होना चाहिए।
यदि कोई प्यास की अवस्था में एक एक चम्मच पानी लेना शुरू करे तो उपयोगिता बढ़ेगी। नियम के अपवाद। यह नियम उस समय लागू नहीं होता है जब आवश्यकता की संतुष्टि के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु की इकाइयाँ बहुत छोटी हो। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत भूखा हो और उसे रोटी का एक एक छोटा टुकड़ा दिया जाए तो उसकी भूख और बढ़ जाएगी और उपयोगिता घटने के स्थान पर बढ़ेगी। पर यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पहले तो नियम के लागू होने के लिए यह मान लिया गया है कि वस्तु की उचित इकाइयों का प्रयोग होना चाहिए। और रोटी का अत्यंत छोटा टुकड़ा उचित इकाई नहीं है। दूसरी बात यह है कि छोटी इकाई के बावजूद भी यह नहीं कहा जा सकता है कि नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि उपयोगिता में वृद्धि के बावजूद भी एक निश्चित सीमा के बाद उपयोगिता आवश्यक रूप से घटेगी। नंबर 2, अप्राप्य तथा दुर्लभ वस्तुओं जैसे दुर्लभ चित्र, डाक के टिकट का संग्रह आदि क्रियाओं में यह नियम लागू नहीं होता है। इस अपवाद को देने वालों का यह मत है कि टिकट के संग्रहकर्ता को टिकटों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता में हरास नहीं होता है। यह भी ठीक अपवाद नहीं है, क्योंकि एक तो टिकट संग्रहकर्ता सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए अर्थशास्त्र का यह वह विषय नहीं है। दूसरे, इसकी उपयोगिता में कमी इसलिए नहीं होती है यदि टिकट संग्रहकर्ता को किसी एक देश का एक ही दाम का एक ही टिकट अधिक मात्रा में दिया जाए तो सीमांत उपयोगिता निश्चित रूप से घटेगी। कुछ लोगों का कहना नंबर 3, कुछ लोगों का कहना है कि मधुर संगीत तथा अच्छी कविता के सुनने के बाद भी बार बार सुनने की इच्छा होती है, जिसका अर्थ यह हुआ कि इसकी उपयोगिता में कमी नहीं हो रही है। पर यह भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि एक ही कविता अथवा गद्य एक ही राग में तथा एक ही व्यक्ति द्वारा एक समय में सुना जाए तो एक सीमा के बाद फिर सुनने की इच्छा नहीं होगी। नंबर 4, इस नियम के अपवाद स्वरूप लोग यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि शराबी को शराब के अगले प्याले से अधिक उपयोगिता मिलती है, पर यह भी नियम की मान्यता के विरुद्ध है। शराब पीते ही शराबी का मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। नंबर 5, नियम के अपवाद स्वरूप यह कहा जाता है कि किसी वस्तु अथवा सेवा के उपयोग करने वालों की संख्या बढ़ने पर उस वस्तु अथवा सेवा के संबंध में यह नियम क्रियाशील नहीं होता है। टेलीफोन के कनेक्शन की संख्या बढ़ने से उपयोगिता में वृद्धि होती है। यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही उपभोक्ता नहीं रहता। यदि एक ही उपभोक्ता के पास टेलीफोन के कनेक्शन बढ़ाए जाएं तो उपयोगिता ह्रास नियम निश्चित रूप से लागू होगा।
नंबर 6, पीगू का यह कहना है कि कभी कभी किसी वस्तु की उपयोगिता दूसरे व्यक्तियों के पास उस वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है। उदाहरण, किसी ऐसी बस्ती में जहां अत्यधिक धनी लोग रह रहे हों तथा प्रत्येक के पास 2 कार हों, तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक ही कार हो उसकी दूसरी कार की उपयोगिता पहली से अधिक होगी। पर पीगू ने अनंतर स्वयं कहा है कि दूसरी के बाद उसकी उपयोगिता कम होने लगेगी। इस प्रकार नियम की सत्यता इससे प्रभावित नहीं होती है। नंबर 7, कुछ लोगों का मत है कि मुद्रा के संचय के संबंध में ये नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि धन को इकट्ठा करने की इच्छा बलवती होती जाती है। पर यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि धनी को द्रव्य की सीमांत उपयोगिता कम तथा गरीब को अधिक होती है। इससे स्पष्ट है कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो धनी व्यक्ति खरीदने में हिचकता नहीं है, जबकि निर्धन बार बार सोचता है। उपभोक्ता की संस्कृति तथा मार्शल का समसीमांत उपयोगिता विश्लेषण प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। स्टार्ट होते हैं। प्रत्येक उपभोक्ता के सामने सबसे प्रमुख समस्या अपने सीमित साधनों को विभिन्न प्रयोगों या विभिन्न वस्तुओं के क्रय के संबंध में इस प्रकार बंटवारे की होती है जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि की स्थिति प्राप्त हो सके। यह अधिकतम संतुष्टि की स्थिति ही उपभोक्ता की संस्कृति की स्थिति होगी। वह किस प्रकार से बात करता है अथवा अपने सीमित साधनों को विभिन्न उपयोगों में लगाता है जिससे संस्कृति की स्थिति प्राप्त हो जाए। मार्शल ने उपयोगिता के संख्यात्मक माप पर आधारित समसीमांत उपयोगिता नियम का प्रतिपादन किया। उपभोग के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत की सर्वप्रथम व्याख्या गॉसन ने किया, इसलिए इसे गॉसन का दूसरा नियम भी कहते हैं। क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम को गॉसन का प्रथम नियम कहते हैं। इस नियम का इस सिद्धांत का अधिक परिष्कृत तथा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रोफेसर मार्शल से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए इसके प्रतिपादक के रूप में हम मार्शल को ही स्वीकार करते हैं। अधिकतम संतुष्टि की स्थिति को प्राप्त करने में उपभोक्ता कम उपयोगिता देने वाले उपयोग के स्थान पर अधिक उपयोगिता देने वाले उपयोग को तब तक प्रतिस्थापित करता है जब तक उसे संस्कृति की स्थिति नहीं प्राप्त हो जाती। इसलिए इस सिद्धांत को उपभोग में प्रयुक्त प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी कहते हैं। वो उपयोग की जगह उपभोग होगा। प्रतिस्थापन प्रक्रिया है तथा उस क्रिया का अंत अधिकतम संतुष्टि या संस्कृति की प्राप्ति है।
इसकी मान्यताएं। नंबर 1, विवेकपूर्णता। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपभोक्ता विवेकपूर्ण दिए हुए आय तथा मूल्य की सीमा के अंदर वह अपनी उपयोगिता को अधिकतम करने की कोशिश करता है। वह उस वस्तु की इकाई पहले क्रय करेगा जो उससे सबसे अधिक उपयोगिता दे रही हो तथा सबसे कम उपयोगिता देने वाली वस्तु की इकाई को सबसे अंत में क्रय करेगा। सीमित साधन या सीमित मौद्रिक आय। उपभोक्ता के पास साधन सीमित हैं, स्पष्ट है। यदि उसकी अवस्थाओं के संदर्भ में उसके साधन सीमित नहीं हो तो विभिन्न उपयोगों के बीच वितरण की समस्या ही नहीं रहेगी। उपयोग की उपयोगिता का संख्यात्मक माप। उपयोगिता के संख्यात्मक माप की धारणा का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। मार्शल का समसीमांत उपयोगिता नियम इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को नापा जा सकता है। किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। उपभोक्ता यह व्यक्त कर सकता है कि फल की पहली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता 25 है, दूसरी से 20 है तथा कलम से मिलने वाली उपयोगिता 30 है। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को मुद्रा के द्वारा नापा जा सकता है। जी उस वस्तु की इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता देने के लिए तैयार है। जिस वस्तु के लिए कोई भी उपभोक्ता जितनी हो अधिक मुद्रा देने के लिए तत्पर रहेगा वह वस्तु उसके लिए उतनी ही अधिक उपयोगी होगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो भी गलतियाँ हो रही हैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कृपया आप देख लीजिएगा, सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, संख्यात्मक माप विश्लेषण विभिन्न इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता योगात्मक मानता है। अर्थात वस्तु की विभिन्न मिलने वाली उपयोगिता को जोड़ा जा सकता है। नंबर 5, क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम का क्रियाशीलन। किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः गिरती हुई होगी। सॉरी, नंबर 6, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के स्थिर रहने की मान्यता। उपभोक्ता के दौरान उपभोक्ता जैसे जैसे मुद्रा खर्च करता जाएगा उसके पास मुद्रा के स्टॉक में कमी होती जाएगी। फलस्वरूप मुद्रा की उत्तरोत्तर इकाई की सीमांत उपयोगिता बढ़नी चाहिए, पर मार्शल ने यह माना कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहेगी। कोई भी वस्तु यदि मापक इकाई के रूप में स्वीकार की जाए तो उसके मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चूँकि मार्शल ने मुद्रा को किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के
मापक के रूप में स्वीकार किया। इसलिए उन्होंने यह माना कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहेगी तथा मार्शल की यह मान्यता उचित भी है। प्रोफेसर तापस मजूमदार ने कहा भी यदि मुद्रा को उपयोगिता के मापदंड के रूप में स्वीकार किया जाता हो तो जैसे सभी मापकों के साथ सही है, इसकी इकाई निश्चित होनी चाहिए। प्रत्येक अवस्था में इसे एक ही उपयोगिता मापना चाहिए। नंबर 7, विभिन्न वस्तु समूह से प्राप्त होने वाली उपयोगिता अलग अलग वस्तुओं की मात्रा पर निर्भर करती है। वस्तुओं की जितनी अधिक मात्रा उपभोग की जाएगी, कुल उपयोगिता उतनी ही अधिक होगी। नंबर 8, यह दृष्टिकोण आत्मदर्शन पद्धति पर आधारित है। अब हम मार्शल द्वारा प्रतिपादित समसीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर उपभोक्ता की संस्कृति पर विचार करेंगे। उपभोक्ता को संस्कृति ज्ञात करने के लिए मार्शल ने उपयोगिता के संख्यात्मक माप पर आधारित समसीमांत उपयोगिता नियम का प्रतिपादन किया। मार्शल के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास कोई एक ऐसी वस्तु हो जो विभिन्न प्रयोगों में लाई जा सके, तो वह उस वस्तु को विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार बांटेगा कि उसकी सीमांत उपयोगिता सभी प्रयोगों में समान है। क्योंकि यदि वस्तु की सीमांत उपयोगिता एक प्रयोग में दूसरे की अपेक्षा अधिक है, तो वह दूसरे प्रयोग से वस्तु की मात्रा हटाकर तथा उसका प्रयोग पहले में करके लाभान्वित हो सकता है। प्रोफेसर जे के मेहता, यदि एक दी हुई समयावधि में एक वस्तु अनेक आवश्यकताओं को पूरा कर सके, तो इसकी एक दी हुई मात्रा से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए इसकी मात्रा को विभिन्न आवश्यकताओं के बीच इस प्रकार बांटना चाहिए कि उस निश्चित समयावधि में इसकी सीमांत योग लगभग समान हो जाए। सुविधा के लिए मान लीजिए x तथा y दो वस्तुएं हैं जिनके ऊपर वह अपने साधन को व्यय करना चाहता है। सुविधा के लिए यदि आप यह मान लें कि x तथा y दोनों वस्तुओं का मूल्य एक ही है, तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वह x तथा y की विभिन्न इकाइयों की सीमांत उपयोगिता से अधिक है, तो वह रुपये की इकाई को y वस्तु पर न खर्च करके x पर खर्च करेगा। इसके परिणाम स्वरूप उसकी कुल उपयोगिता में वृद्धि होगी, क्योंकि वह रुपये की इकाई कम उपयोगिता देने वाली y इकाई से हटाकर x पर व्यय करेगा, जिस पर उपयोगिता अधिक मिलेगी। x पर व्यय के कारण उपयोगिता की प्राप्ति में वृद्धि y से मुद्रा की इकाई हटाने के कारण उपयोगिता की प्राप्ति में कमी से अधिक होगी। यह क्रिया वह तब तक करता जाएगा जब तक कि x पर व्यय की गई रुपये की अंतिम इकाई से प्राप्त x की सीमांत उपयोगिता y पर खर्च की गई रुपये की इकाई की सीमांत उपयोगिता के बराबर न हो जाए। इसके बाद y से x पर x से y पर मुद्रा के लगाने की क्रिया रुक जाएगी, क्योंकि किसी भी क्रिया से अब कुल
उपयोगिता में वृद्धि नहीं होगी, जो इस बात की सूचक होगी कि संस्थिति की स्थिति या अधिकतम संतुष्टि की स्थिति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार जहां x वस्तु पर खर्च की गई रुपए की अंतिम इकाई की सीमांत उपयोगिता y वस्तु पर खर्च की रुपए की अंतिम इकाई सीमांत उपयोगिता के बराबर है, वही संस्थिति की स्थिति प्राप्त होगी कि x वस्तु पर रुपए की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता वास्तव में x वस्तु की सीमांत उपयोगिता तथा उसके मूल्य अनुपात के द्वारा या MUX/PX से प्रदर्शित होता है। MUX/PX x पर मूल्य के रूप में व्यय की गई मुद्रा की प्रति इकाई x की सीमांत उपयोगिता प्रदर्शित करता है। उपभोक्ता वह x की सीमांत उपयोगिता तथा उसके मूल्य के अनुपात अर्थात x की सीमांत उपयोगिता या x का मूल्य MUX/PX की तुलना y की सीमांत उपयोगिता तथा उसके मूल्य के अनुपात अर्थात y की सीमांत उपयोगिता या y का मूल्य MU/PY के साथ करता है, और जब तक MUX/PX का मान MU/PY से अधिक होगा वह मुद्रा की इकाई वस्तु से हटाकर x वस्तु पर लगाएगा। इस क्रिया में MUX/PX का मान कम होगा, क्योंकि x पर अधिक व्यय के कारण x की सीमांत उपयोगिता घटेगी। दूसरी MU/PY का मान बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे y पर कम व्यय होगा उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी। मूल्य स्थिर मान लिया गया है। इस प्रकार MUX/PX घटेगा तथा MU/PY बढ़ेगा, और यह y से x पर स्थानांतरण या y के स्थान पर x के प्रतिस्थापन की क्रिया तब तक चलती रह जाएगी जब तक कि वह स्थिति नहीं मिल जाती। प्रतिस्थापन की क्रिया तब तक चलती जाएगी जब तक कि वह स्थिति नहीं मिल जाती, जबकि x की सीमांत उपयोगिता बटे x का मूल्य बराबर y की सीमांत उपयोगिता बटे y का मूल्य, या MUX/PX = MU/PY, या रुपए की प्रति इकाई सीमांत उपयोगिता बराबर रुपए की प्रति इकाई y की सीमांत उपयोगिता। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है, कोई भी उपभोक्ता जब कोई वस्तु क्रय करता है तो वह न केवल मुद्रा की इकाई से प्राप्त उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता को ध्यान से रखता है, बल्कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को भी ध्यान में रखता है। बल्कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को भी ध्यान में रखता है, जिसे उसे वस्तुओं के क्रय पर खर्च करना है। इसका अर्थ यह है कि उपभोक्ता अपने व्यवहार के दौरान MU/PY तथा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता की तुलना करता है, और जैसा मार्शल ने माना कि उपभोग के दौरान मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहेगी, तो हम यह भी कह सकते हैं कि उपभोक्ता संस्थिति की स्थिति वहाँ प्राप्त करेगा जहाँ उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत उपभोक्ता की संस्थिति तथा क्लासिकल या मार्शल का दृष्टिकोण x की सीमांत उपयोगिता बटे x का मूल्य बराबर y की सीमांत उपयोगिता बटे y का मूल्य बराबर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो स्थिर है। सिद्धांत से प्राप्त जो निष्कर्ष दो वस्तुओं के संबंध में लागू होगा वही अनेक वस्तुओं के संबंध में भी लागू होगा। यदि x से लेकर n वस्तुएं हों तो
हम कह सकते हैं कि संस्थिति की स्थिति में MUX अपान PX इक्वल टू MUY अपान PY बराबर MUN अपान PN इक्वल टू MUN। अधिकतम संतुष्टि की स्थिति प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता x के स्थान पर y तथा y के स्थान पर x को तब तक प्रतिस्थापित करता है जब तक MUX अपान PX बराबर MUY अपान PY इक्वल टू MUN की स्थिति ना प्राप्त हो जाए। इसलिए इसे उपभोग में प्रयुक्त प्रतिस्थापन का सिद्धांत कहते हैं। संस्थिति की स्थिति वहाँ प्राप्त होती है जहाँ विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता तथा मूल्य का अनुपात परस्पर बराबर हो, इसलिए इसे अनुपातिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। यदि मूल्य को बराबर मान लिया जाए तो उपभोक्ता संस्थिति की स्थिति वहाँ प्राप्त करेगा जहाँ विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो। इसलिए उपभोग के इस सिद्धांत को समसीमांत उपयोगिता नियम भी कहते हैं। संस्थिति की इस स्थिति को नीचे दी गई सारणी तथा रेखाचित्र के द्वारा अपने स्पष्ट किया गया है। इकाइयाँ: x वस्तु मूल्य 3 रुपये प्रति इकाई, y वस्तु 2 रुपये प्रति इकाई। x की सीमांत उपयोगिता MUX अपान PX रुपये की प्रति इकाई x की सीमांत उपयोगिता, y की सीमांत उपयोगिता MUY अपान PY रुपये की प्रति इकाई y की सीमांत उपयोगिता। इसकी इकाइयाँ 7 हैं। x की सीमांत उपयोगिता MUX इधर रखिए, ये देखिए MUX अपान PX की सीमांत उपयोगिता, फिर y की, फिर MUY अपान PY की। बना लीजिए सारणी, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। जो सारणी दी गई है उसमें x तथा y वस्तुओं के संबंध में अलग अलग MUX अपान PX तथा MUY अपान PY दिया हुआ है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता MUM स्थिर है और यह 10 है। व्यय करते समय उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता तथा मूल्य अनुपात की तुलना करेगा। जब उसे मुद्रा की पहली इकाई व्यय करनी होगी तो वह y पर व्यय करेगा, क्योंकि y पर यह अनुपात 20 है जबकि x पर 16 ही है। मुद्रा की दूसरी इकाई भी y पर ही व्यय करेगा। मुद्रा की तीसरी इकाई व्यय करते समय वह दुविधा की स्थिति में हो सकता है, क्योंकि x तथा y दोनों के ही संबंध में अनुपात 16 है, पर यह मान सकते हैं वह तीसरी इकाई x पर तथा चौथी इकाई y पर व्यय करेगा। दोनों वस्तुओं के संबंध में सीमांत उपयोगिता तथा मूल्य अनुपात की तुलना के आधार पर अपने व्यवहार इस प्रकार नियंत्रित करेगा कि 1, 2, 4, 6, 8 तथा 10 इकाइयाँ वह y पर व्यय करे तथा 3, 5, 7 तथा 9 इकाइयाँ x पर व्यय करें। इस स्थिति में x तथा y दोनों के संबंध में सीमांत उपयोगिता तथा मूल्य का अनुपात परस्पर बराबर है। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि x पर व्यय की गई तीसरी इकाई तथा y पर व्यय की गई चौथी इकाई, x पर की गई पांचवी इकाई तथा y पर व्यय की गई। छठी इकाई तथा x पर व्यय की गई नवीं इकाई तथा y पर व्यय की गई 10वीं इकाई से समान अनुपात की स्थिति है। उसकी अपनी एक अलग विशेषता है और वह यह है कि यह समता मुद्रा
की स्थिर सीमांत उपयोगिता 10 के भी बराबर है। इसलिए संस्थिति की तीसरी स्थिति में ही प्राप्त होगी, पहली तथा दूसरी में नहीं। यद्यपि mu(x/px = mu/py है। इस प्रकार संस्थिति की स्थिति में mu(x/px = mu/py = mu स्पष्ट है। दोनों वस्तुओं के संबंध में सीमांत उपयोगिता तथा मूल्य के अनुपात की पारस्परिक समानता संस्थिति की आवश्यक दशा है, पर पर्याप्त दशा नहीं। दोनों की समता के साथ यह आवश्यक है कि यही समता मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता के साथ स्थापित हो। सीमांत उपयोगिता तथा मूल्य अनुपात रुपए की प्रति इकाई x तथा y से प्राप्त सीमांत उपयोगिता। मुद्रा की मात्रा। चलो इसको जस्टिफाई करते हैं। सारणी से स्पष्ट है कि संस्थिति की स्थिति में उपभोक्ता x का 4 इकाई तथा y की 6 इकाई क्रय करेगा, अर्थात x पर 4 × 3 = 12 रुपया तथा y पर 6 × 2 = 12 रुपया व्यय करेगा। यदि इस बंटवारे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाए तो उपभोक्ता को मिलने वाली कुल संतुष्टि में कमी आएगी। उपभोक्ता की संस्थिति की व्याख्या रेखाचित्र के माध्यम से रेखाचित्र 1.2 में की गई है। इस रेखाचित्र में आर्य रेखा mu(x/rx) या मुद्रा की प्रति इकाई प्राप्य x की सीमांत उपयोगिता तथा FB रेखा mu/py या मुद्रा की प्रति इकाई प्राप्य y की सीमांत उपयोगिता प्रदर्शित करता है। यह मानकर कि उपभोक्ता को आय दी हुई है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता OM है जो स्थिर है। mu(x/px) मुद्रा की सीमांत उपयोगिता OM के तब बराबर है जबकि उपभोक्ता x पर OX1 मुद्रा व्यय करे। इसी प्रकार mu/py मुद्रा की सीमांत उपयोगिता OM के बराबर तब होगी जबकि उपभोक्ता y पर OY1 मुद्रा व्यय करे। इस स्थिति में उपभोक्ता को x से ORTX1 तथा y से OFKY1 कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। अब यदि हम x पर x1 x2 और व्यय कर दें तथा x1 x2 = y2 y1 को y पर कम खर्च करें तो इस स्थिति में x पर अतिरिक्त इकाई लगाने से उपयोगिता में वृद्धि x1 TN x2 होगी। जबकि y पर कमी के कारण उपयोगिता में जो कमी होगी वह y2 y1 कैश होगी। चूँकि उपयोगिता की हानि उपयोगिता की प्राप्ति से अधिक है, इसलिए इस आवंटन से पहले से उत्तम स्थिति नहीं प्राप्त होगी। इसी प्रकार हम y पर बढ़ाकर तथा x पर घटाकर भी देख सकते हैं, पहले से अच्छी स्थिति नहीं प्राप्त होगी। इस प्रकार अधिकतम उपयोगिता तभी प्राप्त होगी जबकि उपभोक्ता x पर OX1 तथा y पर OY1 व्यय करे। संस्थिति के संबंध में दिए गए इस समीकरण को ज्ञात करने में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। प्रथम यह इस मान्यता पर आधारित है कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वस्तु का मूल्य, उपभोक्ता की रुचि, फैशन आदि जिन पर वस्तु की उपयोगिता निर्भर करती है, उपभोग की अवधि तक स्थिर रहे। पर व्यवहारिक जीवन में ऐसा बहुत ही कम मिलता है। दूसरे कुछ मूल्यवान वस्तुएं जैसे कार, पंखा आदि छोटी इकाइयों में उपलब्ध नहीं होते। फलस्वरूप इन वस्तुओं को समसीमांत उपभोक्ता बिंदु पर खरीदना कठिन है।
यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।